युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बने डॉक्टर विक्रांत भूरिया को 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में हमने देखा कि वो लगातार मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार माहौल बना रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को इससे फायदा होगा? कई सवाल ऐसे हैं जो उनके 1 साल के कार्यकाल पर बनते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई 1 साल पूरे होने पर। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरा जी। सवाल यही है कि 1 साल में आपको कैसा लगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल, खासकर तब जब मैंडेट मिलने के बाद भी आपने सत्ता खो दी? ये बहुत ज़रूरी सवाल है आज की राजनीति की हम बात करें, क्योंकि आज के जो पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी अपना पूरा ये शासन जिस दम पर उनने चलाने का वादा करा था और जिस तरह से मैं तो ये मानता हूं कि एक अपहरण की सरकार ये चला रहे हैं, क्योंकि पहले ये नैतिकता की बात करते थे, पर मुझे लगता है अटल जी के बाद किसी ने नैतिकता पर ध्यान नहीं दिया और आज नैतिकता इनके लिए सिर्फ एक शब्द है और उसी के जो मेन मुख्य उनका उद्देश्य होता है कि किसी भी ताकत से किसी के दम पर भी उनको सत्ता चाहिए, वो लेते हैं। और आज जब इनने सत्ता हत्या ली उसके बाद आज जिस तरह से प्रदेश में आम व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शोषित वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो दलित हो या आदिवासी हो या फिर अल्पसंख्यक हो, सब में एक बहुत बड़ी निराशा है, क्योंकि जिस सुरक्षा की एक सरकार से वो अपेक्षा करते हैं, आप राजनीतिक दलों से नहीं अपेक्षा कर सकते, बट आप अगर सरकार में हैं, चाहे वो कोई सा भी दल हो, उसका ये जवाबदारी बनती है कि वो अपने जो भी नागरिक हैं उनकी पूर्ण तरह से उनको सुरक्षा दे सके। जहां हम शिक्षा की बात करते हैं, आज शिक्षा के मामले में बहुत बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश की। आज हम रोजगार की बात करें तो रोजगार आज युवाओं के पास बिल्कुल रोजगार नहीं बचा है। आज जब 35 लाख नोटेड लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, जो ये इनके बेरोजगार जो इनका चार्ट है उसमें जिनका रिकॉर्ड करा गया है 35 लाख का आंकड़ा है उसमें, तो ये अपने आप में बताए महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, चाहे पेट्रोल डीजल हो या किसी भी चीज की हम बात कर लें, गैस की, एलपीजी की कर लें, ये सब आसमान पार हो गया, रिकॉर्ड तोड़ इनके दाम बढ़ गए हैं। और जब अपने अधिकार की कोई भी बात करने की कोशिश करता है, ये होता है कि आपके इसमें हो सकता है कि आपके शासन में समस्या हो, पर इस शासन में बहुत सारी समस्या तो है ही, पर यह सरकार सुनने को भी तैयार नहीं है। अगर कोई जरा सा भी आंदोलन करता है, जिस तरह से हम युवा कांग्रेस के लोग हैं, साथी लोग, जब भी कोई आंदोलन करते हैं, ये पक्की बात है कि हम पर कोई ना कोई एफआईआर होगी, किसी भी तरह से उसको दबाने की कोशिश की जाती है, किसी भी तरह से अगर कोई सही बात कहने की भी कोशिश करता है, यहां तक कि पत्रकार की मैं स्थिति बता रहा हूं, जो भी पत्रकार भाई सच दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको सीधे सीधे मुख्यमंत्री निवास से कॉल आ जाता है कि आप इस तरह की करेंगे तो हम आपको ऐड नहीं देंगे, या फिर आपको दबाने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, उनका हनन होने के साथ साथ एक तानाशाह सरकार के रूप में ये पूरे प्रदेश में देखी जा रही है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो पैसा जिसके पास होगा उसका बोलबाला है, बाकी अगर कोई अधिकार की बात करेगा तो उसको बिल्कुल अधिकार नहीं मिलना। चाहे हम कोरोना काल की बात कर लें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तक न्याय नहीं मिल पाया आज तक, जिन्होंने बोला था कि जो लोग अगर कोरोना से मर जाएंगे उनको 50-50 हजार देंगे, आज भी बहुत सारा बड़ा तबका है जो आज भी भटक रहा है कि सिर्फ एक मुआवजा मिल जाए, जबकि 50,000 ज्यादा नहीं है, ये 4 लाख से 5 लाख का होना चाहिए थी राशि। तो आज बहुत मायूसी है और एक बहुत गुस्सा है, युवा में एक बहुत बड़ा गुस्सा है, जिसको पूरे प्रदेश में जब हम घूम रहे हैं तो हमको देखने में आ रहा है। वो आपने इतनी सारी बातें बताई, समस्या बताई, लेकिन आरोप कांग्रेस पे यही है कि प्रमुख विपक्षी दल होने के बावजूद भी वो इन मुद्दों को लेकर सड़कों पे नहीं है। उसमें मैं ये बोलूंगा, देखिए आपने देखा होगा कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस जबरदस्त मैदान में उतरी है, युवा कांग्रेस के प्रदर्शन, ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां पर युवा कांग्रेस के प्रदर्शन नहीं होते हैं, जहां वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जहां हमारे साथियों को जेल में नहीं डाला गया है। ऐसे मैं आपको 10 उदाहरण दे दूं कि हमारे लोग 1 महीना जेल में रहकर आए हैं सिर्फ सच की आवाज उठाने के लिए। और ये बात सीधे सीधे, क्योंकि हम कांग्रेस का अंग हैं, अगर हम आंदोलन करते हैं तो हम कांग्रेस के नाते ही आंदोलन करते हैं और युवाओं की आवाज बनकर हम जमीन पर उतरकर लाठी भी खाने को तैयार हैं, आंसू गैस भी खाने को तैयार हैं, और किसी भी तरह से अगर पानी की बौछारें कुछ भी हो, पर किसी भी तरह से हम झुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर एक युवा होने के नाते इन विपरीत परिस्थितियों में मैंने आवाज नहीं उठाई, मैं शोषित वर्गों की आवाज नहीं बना, तो मेरा इस राजनीति में रहने का कोई
कारण नहीं बनता है। और इसलिए युवा होने के नाते इस प्रदेश की युवाओं की आवाज बनकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरी ताकत से आज मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बनकर अगर किसी कोई उभरा है तो वो युवा कांग्रेस का संगठन उभरा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो जागृति युवाओं ने एक चिंगारी पैदा करी है, धीरे धीरे सारे जिलों में कांग्रेस को मजबूती का सबसे बड़ा कारण बनेगी। और 2023 में जो सबसे बड़ा कारण रहेगा कांग्रेस की सरकार वापस आने का, तो वो युवा साथियों का कांग्रेस की तरफ रुझान रहेगा। लेकिन कांग्रेस को लोग 2023 में क्यों चुने? क्योंकि आपके जो तमाम बड़े नेता हैं वो जमीन पर नहीं दिखाई देते, खलिहानों में नहीं दिखाई देते, चौराहों पर प्रदर्शन करते नहीं दिखाई देते। ठीक है, युवा कांग्रेस को हमने देखा है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, ये सड़कों पे नहीं है। तो ऐसे में सत्ता वापसी कैसे होगी? नहीं, आप देखिए, आप अभी 2 दिन पहले का ही मैं बोल दूं कि आपने वो फोटो देखे होंगे जिसमें कमलनाथ जी भी जमीन पर बैठे हुए थे, दिग्विजय सिंह जी भी जमीन पर बैठकर किसानों की आवाज बुलंद कर रहे थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको मिलने का समय नहीं दे रहे थे। लगातार हमारे सारे वरिष्ठ नेता पूरी ताकत से जमीन पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हमारे को मार्गदर्शित भी कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज समझ में बहुत साफ है कि ये सत्ता में कांग्रेस को वापस से लाना है, युवाओं की आवाज बनना है और आम जनता की आवाज बनना है। तो इसमें एक तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है, युवाओं के जोश का और जितने भी वरिष्ठ हमारे नेता हैं उनके अनुभव का, और जो वो लगातार हमको सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। और आप देखना 1 फरवरी से आपको बहुत बड़े स्तर पर, जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मूवमेंट दिखेगा, मोबिलाइजेशन दिखेगा, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम बूथ तक जाने का काम करेंगे और किस तरह से हम नीचे तक जो व्यक्ति है आवाज पहुंचाने का, उस तक पहुंचने का बिल्कुल पूरी ताकत से प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसी दिन एक तस्वीर और आई थी जिसमें शिवराज सिंह जी और कमलनाथ जी बड़ी आत्मीयता से स्टेट हैंगर पे चर्चा कर रहे थे। उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। मैं उसमें यही चीज बोलूंगा कि वो कोई औपचारिक भेंट नहीं थी। कमलनाथ जी आए थे, शिवराज जी जा रहे थे और औपचारिक रूप से वो किसी भी तरह से नहीं मिले। अगर कोई भी, देखिए राजनीति में यही चीज है, राजनीति में आपके विचारधारा का अंतर हो सकता है, राजनीति में आप एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं, पर राजनीति में एक राजधर्म का पालन होता है कि अगर कोई भी आता है, कोई भी राजनीति, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, तो आपको सम्मान उसको देना चाहिए। आप बिल्कुल उस चीज से हो सकता है कि सरोकार नहीं रखते, उसकी विचारधारा से सरोकार नहीं रख सकते, उनकी नीतियों से सरोकार नहीं रख सकते, जिस तरह से वो सरकार चला उससे भी सरोकार नहीं रख सकते, पर मुद्दे जब आएंगे तो बिल्कुल हमको आमने सामने खड़ा होना चाहिए। वहां जो उनकी जो भेंट थी वो क्षणिक भेंट थी और अनौपचारिक थी और एक जन का आना हुआ, एक जन का जाना हुआ। पर आपने ये भी देखा होगा कि वहां से आकर सीधे सीधे वो साथ में बैठकर, जब वहां पर अगर वो आत्मीयता से मिले तो विरोध करने में भी कमलनाथ जी जमीन पर बैठकर शिवराज सिंह चौहान का ही विरोध कर रहे थे। आपने आदिवासियों की बात की कि आदिवासी भी निराश हैं, आप भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। 22% आदिवासी आबादी को बीजेपी अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है। आपने देखा कि बिरसा मुंडा जी की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई गई, टंटिया मामा की मनाई गई, कई घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की हैं। तो बीजेपी तो जुट गई है उनको अपनी ओर लाने के लिए, आप क्या करेंगे? देखिए, बीजेपी का हमेशा जो भी उद्देश्य रहा है कि प्रोपोगंडा के माध्यम से, बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से किस तरह से हम बहुत बड़े वर्ग को अपने आप से जोड़ सके, पर आदिवासियों के साथ ये नहीं चल सकता, क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति बिल्कुल विपरीत है। और जब तक आप आदिवासियों की संस्कृति नहीं समझ सकते तब तक सम्मान देने का तो उनका सवाल ही नहीं उठता। आप बिरसा मुंडा जी के नाम पर जयंती मनाकर ये अगर जताना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े हितैषी, नहीं, आप आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी तब होंगे जब आप इनको सुरक्षा दे पाएंगे, जब आप उनको शिक्षा दे पाएंगे, जब आप उनको सुरक्षा दे पाएंगे, जब आप उनको रोजगार दे पाएंगे, जब उनको स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाएंगे, तब मायने में सही में मानेंगे कि आप उनके हितैषी हैं या नहीं। जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में बीजेपी के यही शिवराज सिंह चौहान से मैं सवाल करना चाहूंगा, ये वही शिवराज सिंह चौहान जी जब इनके शासनकाल 17 साल से हैं, 17 साल से इनके शासन में क्यों मध्य प्रदेश में, पूरे देश में अगर आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं तो वो मध्य प्रदेश में होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है।
और जिस डेटा में अगर आप जाएंगे ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा जब शोषण ही आदिवासियों को हो रहा था, तो आप किस मुंह से उनकी बड़ी बड़ी जयंतियां मना रहे हैं। आप नाम परिवर्तन कर सकते हैं, पर आप सही मायने में अगर आपकी सही में जरा सी भी मंशा हो आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप उनके स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे बुरी स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सुरक्षा के नाम पर सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों में मध्य प्रदेश में हो रहे। रोजगार में 1.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग की भर्तियां हैं, जो लगातार 17 साल से हम सुन रहे हैं कि बैकलॉग की भर्तियां कर रहे हैं। कोई दूसरा सीएम होता तो हम सोच समझते, यही तो सीएम थे और यही सीएम पिछले इतने सालों से घोषणाएं करते जा रहे हैं, पर आज तक उन बेरोजगार युवाओं के लिए 1.5 लाख जो पद खाली पड़े उन पर किसी भी तरह की भर्तियां नहीं हुई हैं। और यही कारण है कि ये आदिवासी के अधिकार की किस मुंह से ये बात करते हैं। आज सबसे बड़ा इनका दोगलेपन का मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। इन्होंने शराब नीति परिवर्तित कर दी। शराब नीति परिवर्तित करने का इन्होंने ये बताया कि हम उसमें जो कमजोर वर्ग हैं उनको भी आगे मिले, उनको भी एक हिस्सा मिले और वो भी अपनी दुकान खोल सके। ये सबसे बड़ा झूठ है। यही शिवराज सिंह चौहान जब जोबट का चुनाव था तब यहां आए थे, बोले थे कि महुआ की दुकानें लगा सकते हैं, आप पर कोई केस नहीं बनेगा, कोई प्रकरण नहीं होगा, जो प्रकरण होगा उसको भी वापस ले लिया जाएगा। एक आदिवासी का नाम बता दो जिस पर से प्रकरण वापस हुआ है। एक आदिवासी को बता दो जिसका इस चीज का लाभ मिला हो कि उसने महुआ की दुकान खोल ली हो। और सबसे बड़ी बात, जब ये बोल रहे हैं कि हम दुकानें खुलवाएंगे, तो पहले तो आप एक चीज निर्धारित कीजिए कि आप समाज को किस नशे में धकेलना चाहते हैं। और अगर रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में बराबरी का हिस्सा कहां गया? जब आपने नीति बनाई उसमें कहा कि 1 करोड़ के ऊपर आपका जब तक टर्नओवर नहीं होगा तब तक आप दुकान खोलने के लिए आपको अनुमति नहीं मिलेगी। बार खोलने के लिए आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो भैया 1 करोड़ कौन से आदिवासी मुझे बता दीजिए जिनका 1 करोड़ का टर्नओवर है। वैसे ही हमारे समाज का जिस तरह से जो व्यापारी पहले कभी कोई व्यापार नहीं करता था, मुश्किल से 0.001% होगा जो 1 करोड़ का कोई टर्नओवर लेकर आ जाएगा। तो आपने पूरे प्रदेश की 22% जनता को तो वैसे ही बाहर कर दिया। ये पूरी तरह से प्रमाणित करता है कि आप सिर्फ दलालों के लिए कर रहे हैं। अलीराजपुर में सिर्फ 2 समूहों को महुआ की अनुमति मिली है, सिर्फ 2 समूहों को, और वो भी पहले से निर्धारित हो गया। तो आप कहां रोजगार इससे दे रहे हैं? और जब रोजगार नहीं दे रहे हैं तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि आप पूरे समाज को नशे में धकेलने का काम कर रहे हैं और इससे सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होगा और पूरा का पूरा समाज का सबसे बड़ा नुकसान इस नीति से होने जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जयस है, भीम आर्मी है, ओबीसी महासभा है, ये अपने आप को ये कहते हैं कि वो कांग्रेस का विकल्प है, वो सशक्त विपक्ष हैं, वो जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं, वो जो काम कांग्रेस नहीं कर रही वो कर रहे हैं। तो इन आरोपों पे आपका क्या कहना है? देखिए, समाज में, राजनीति में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जितने भी ऐसे संगठन हैं उनको भी अधिकार है और वो रखते हैं, उस चीज का स्वागत करते हैं। पर यह कहना कि दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं, ये गलत है। हमारा जो काम है और जिस तरह से ताकत से सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में हम लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में तीसरी पार्टी का कोई जगह नहीं। मध्य प्रदेश में हमेशा जब भी लड़ाई होती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई होती है, और जब जब तीसरी पार्टी आई है तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। और जब बीजेपी को अगर फायदा देना है तो ये वही पार्टियां या वही संगठन हो सकते हैं जो इस चीज का लाभ अगर बीजेपी को देना चाहते हैं। मैं तो सभी संगठनों से आह्वान करता हूं, आज अगर सबसे ज्यादा इस देश को नुकसान पहुंचा रही है तो बीजेपी पहुंचा रही है, और बीजेपी को अगर हटाना है, सत्ता से हटाना है, इस ताकत से हटाना है, और जो ये तानाशाही रवैया बीजेपी ने करा है उसके लिए सबको एक आना पड़ेगा और सीधे सीधे दुश्मन किसी एक दूसरे को नहीं देखना है। जो दुश्मन असली है वो बीजेपी है, उसके खिलाफ सब साथ में आए, एक मंच पर आए और ताकत से लड़े, क्योंकि यही हम समाज के लिए भी सबसे अच्छा कर सकते हैं और जनता को इस जो बीजेपी के रूप में जिस तरह से राक्षस आकर बैठ गया है उससे आजादी दिलाने के लिए सबको एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंतिम सवाल, डॉक्टर विक्रांत भुरिया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का? देखिए, ये तो निर्णय संगठन करेगा। अगर मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना होता तो मैं जोबट में मुझे बोला गया था कि आप जोबट का चुनाव लड़िए, पर सीधे सीधे मेरी जो प्राथमिकता है बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी, अगर मेरे को यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता यह है कि संगठन को किस तरह से मजबूत करने का काम करूं, क्योंकि हमेशा से शुरू से मेरी ये रुचि रही है कि संगठन अगर मजबूत होगा तो आप सत्ता में निश्चित तौर पर वापस आएंगे, और संगठन में सही मायने में जमीन पर अगर पार्टी को आपको मजबूत करना है, उसकी विचारधारा को मजबूत करना है, तो संगठन
से अच्छा काम करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। इसलिए संगठन में ही मैं काम करता रहूंगा और जो भी आदेश या जो भी संगठन आदेश करेगा और जो भी आवश्यकता होगी, क्योंकि राजनीति में हर चीज का जो आवश्यकता पार्टी की रहती है उसके हिसाब से आपको अपने निर्णय समय समय पर अलग अलग करना पड़ते हैं। तो आज के समय में तो सबसे ज्यादा मेरी सबसे प्राथमिकता भी यही है कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने यूथ कांग्रेस का एक सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू करा है कि एक बूथ और 5 यूथ का जो हमने प्रोग्राम शुरू करा है, उसमें हर बूथ पर 5 युवाओं की एक जबरदस्त टोली, पढ़े लिखे युवाओं की टोली तैयार करने का पूरे प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। उसमें 9,000 से ज्यादा बूथों पर हम पहुंच चुके हैं और अब पूरी जो 67,000 हैं बूथ, जो 65,000 बूथ हैं, उन पर हम पहुंचने का पूरा टारगेट हमने रखा है और उसको लेकर जमीन पर हम काम कर रहे हैं और जमीन पर पार्टी को मजबूत करने का बखूबी हम काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में युवक कांग्रेस का आपने कितने जिलों का दौरा किया है 52 में से? मैंने अभी तक 52 में से 48 जिले हैं जिनका मैं दौरा कर चुका हूं। और वहां पर इसलिए आज अगर मध्य प्रदेश में जब तक घूमेंगे नहीं, क्योंकि हर जगह की समस्याएं अलग अलग है, हर जो जगह की युवा की मांगे अलग है, हर जगह शोषित वर्ग अलग अलग है, तो ये अगर समझना है तो प्रदेश में दौरा करना बहुत जरूरी था। तो जो मेरा पहला साल था उसमें सबसे पहले मैंने प्राथमिकता बनाई थी कि एक बार मेरे को पूरा मध्य प्रदेश का भ्रमण करना है और उसमें जाकर समझना है कि यहाँ की जरूरतें क्या है। और सब दूर हमने बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं सारे जिलों में। और सबसे बड़ा इसका आप उदाहरण देखेंगे कि पहले आप जमीन पर जाकर अगर पूछेंगे तो सबको मालूम है कि हाँ, यूथ कांग्रेस कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है और यही चीज को लेकर हम आगे करेंगे। अब जो दूसरा साल है उसमें हर विधानसभा और ब्लॉक तक पहुंचने का पूरा हमारे लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। तो ये थे डॉक्टर विक्रांत भूरिया। इस इंटरव्यू में आपने सुना उनका दावा है कि 2023 में कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। उनका कहना है कि बीजेपी की नीतियां जन विरोधी हैं और जनता काफी नाराज है। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।